हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले घटना चैप्टर के 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑडियो बुक का ये चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप का तटवर्ती क्षेत्र। तो तटवर्ती क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तटवर्ती क्षेत्र का मतलब वो होता है जो नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र होते हैं। जो नदी किनारे भूमि होती है उसको तटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। नदी अपने साथ जो पदार्थ लाती है उसके कारण इनका निर्माण होता है। इसमें इनके निर्माण में नदियों की मुख्य अहम भूमिका होती है। ये नदी के किनारे होते हैं इसे तटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि ये नदी के किनारे और नदी के द्वारा लाए गए पदार्थों से बने होते थे, इसलिए यहाँ की जो जमीन होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्री क्रियापों क्योंकि यहाँ से समुद्री क्रियाकलाप यानी कि समुद्र से आना जाना और व्यापार यहाँ से आसानी से हो जाता है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में खंबात की घाटी, दक्षिण में केरल से होता है। इस बार बात करते हैं कोंकण तट। ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है का उत्तरी भाग है, और मालवा तट ये तटवर्ती मैदान का दक्षिणी भाग है। यानी कि उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को हम मालवा तट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वर्षा बहुत अधिक होती है और यहाँ पर बड़ी नदियां नहीं है। यानी कि पश्चिमी का जो एरिया है, तटवर्ती जो मैदान है, वहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी नदियां। किंतु छोटी नदियां संचार और सिंचाई के सरल साधन के रूप में काम होती है। यानी कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई वगैरह होती है। कोकण और मालाबार क्षेत्र में कुछ अच्छे अच्छे बंदरगाह भी हैं क्योंकि नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र होते हैं। तो इस यहाँ पर बंदरगाह तो होंगे, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे बंदरगाह हैं। और अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर कुछ ही बंदरगाह, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह, लेकिन कोलन मार्मल में काफी ज्यादा बंदरगाह हैं और वो अच्छे भी है। और पूर्वी तट पर इतने ज्यादा बंदरगाह नहीं है, वो भी नेचुरल है। ऐतिहासिक काल में समुद्री गतिविधि का प्रचलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ है। यानी कि अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो बहुत सारी समुद्री गतिविधियां होती थी जिससे दक्षिण और पूर्व एशियाई देश जो थे इनके साथ व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से। तो प्राचीन समय में इतने यातायात के साधन नहीं थे जैसे आज हो कार है, मेट्रो है, टैक्सी, आप कहीं से भी मतलब जा सकते हैं एक तरीके से, है ना। कहने का मतलब मेरे ये कि उस समय में क्या होता था, इसमें ज्यादातर व्यापार जो था वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता था, घनिष्ठ और लाभदायक। तो इसके द्वारा उनके बीच में घनिष्ठ और लाभदायक संबंध भी स्थापित होते थे। प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को कैंप कैमोरियन अथवा कन्याकुमारी द्वीप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व में श्रीलंका का द्वीप है। यह भारत का अभिन्न भाग नहीं है, लेकिन यह भारत के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप लोग को ये बताना है कि द्वीप किसे कहते हैं। श्रीलंका भारत को निम्न प्राकृतिक संरचनाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे द्वीपों, मूंगों की चट्टानों, आदम का पुल और चिचिल जल की यानी कि श्रीलंका में हमें इन सारी प्राकृतिक संरचनाएं देखने को मिलती है। क्या क्या? छोटे छोटे द्वीप, मूंगे की चट्टानें, आदम का पुल और चिचिल जल की श्रृंखला। आम के आकार के श्रीलंका श्रीलंका का जो द्वीप है वो आम के आकार जैसा दिखता है ना, थोड़ा। हाँ, तो इसी की मतलब ये कि श्रीलंका को कहा गया आम के आकार जैसा द्वीप जो है। ये प्राचीन काल में ताम्रपनी यानी कि प्राचीन समय में इसका नाम क्या था? ताम्रपनी। जो संस्कृति और ताम्रपनी शब्द है, संस्कृत ताम्रपनी शब्द का, यानी कि संस्कृत में ताम्रपनी शब्द होता था ताम्रपड़ी, जिसको बिगाड़ कर ताम्रपड़ी बना दिया। ताम्रपड़ी का अर्थ होता है ताम्र और पान के पत्ते के आकार वाला। इसे सिंगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की वायु, यानी कि भारत के अंदर जो उपमहाद्वीप है वहां की जलवायु कैसी हुई। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ऊंचे हिमालय पर्वत के द्वारा भारत को साइबेरिया में आने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवा, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्या करता है, भारत में जो हिमालय पर्वत है हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी। इस चैप्टर का तो फर्स्ट पार्ट था, उसमें ये बात दिखाई गई कि हिमालय पर्वत जो है भारत को ठंडी हवा से सुरक्षित भी जाता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो वो गर्म रहती है, ज्यादा ठंड नहीं होती, पहाड़ों पर ठंड होती है, वहां पर बर्फ वगैरह गिरती है ना। दो दो महीने की छह ऋतु, यानी कि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर दो दो महीने की छह नियमित ऋतु होती है। यानी कि हम देखते हैं 2 महीने बारिश होती है, 2 महीने ठंड पड़ती है, फिर गर्मी आती है, फिर मानसून आता है। इस तरीके से 2 2 महीने की अलग अलग ऋतु होती है और 4 4 महीनों के 3 मौसम के नाम दे दिए जाते हैं। दक्षिण भारत मानसून क्षेत्र में भिन्न भिन्न मात्रा में वर्षा लाता है। यानी कि मानसून जो है मानसून के कारण क्या होता है, देश के अलग अलग जगहों पर वर्षा आती है। भारत के गंगा के मैदान में वार्षिक वर्षपात की मात्रा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। यानी कि भारत में जो गंगा का मैदान है इसमें वार्षिक वर्षपात की जो मात्रा होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है।
भारत के भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ होने वाली औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा, यानी कि बताया कि किस भौगोलिक क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है पूरे साल। तो अगर हम सिंधु क्षेत्र के उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर गंगा के समूचे मैदान में कितनी वर्षा होती है, अगर हम भारत के उत्तर पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है या उससे भी अधिक हो जाती है। आधुनिक काल में सिंधु और गुजरात के कुछ भागों से हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस बात की साक्ष्य है कि प्राचीन काल में यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती थी, और हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो भी यहाँ पर फली फूली थी। भारत के विस्तृत भाग में दक्षिण में पश्चिम मानसून तापमान द्वारा वर्षा होती थी, जो कि खरीफ की फसलों के लिए अलग महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि दक्षिण पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे मानसून पवनें ज्यादा होती थी, पवनों का मतलब हवाएं, यानी कि मानसून हवा जो थी यहाँ पर ज्यादा चलती थी, जिससे खरीफ की फसल लगती थी। यानी कि खरीफ की फसल क्या होती है, क्योंकि ज्यादा बारिश में होगी, ज्यादा बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो इसलिए खरीफ की फसल के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। सर्दी के मौसम में बात करें, अगर सर्दी के मौसम में तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती थी उससे वर्ष की दूसरी फसलें पैदा होती थी। यानी कि रबी की फसल जो थी वो सर्दी के मौसम में होती थी, क्योंकि पश्चिमी वो विक्षोभ में होती थी जहाँ पर बारिश कम होती थी, सर्दी के मौसम में होती थी। वैसे रबी की फसल कहाँ जाता है, तो हम बात करते हैं कि वर्षा से, यानी कि किस कहाँ पर वर्षा और किस किस प्रदेश की वर्षा से किस किस प्रकार की फसलें होती है। दक्षिण पश्चिम में जो वर्षा होती है वहां पर खरीफ की फसलें होती है। मानसून दक्षिण पश्चिम में मानसूनी की वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर खरीफ की फसलों को उगने में सहायता मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है वहां से रबी की फसल में सहायता मिलती है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलें होती है ये सब बताया गया इस टॉपिक। देश के पश्चिमी भाग और अधिकांश अन्य भागों में गेहूं, जौ की और रबी की प्रमुख फसलें हैं। यानी कि इसके अलावा अन्य फसलें भी उगती हैं, जैसे पश्चिमी भाग और अधिकांश भागों में देखें तो गेहूं, जौ और रबी की प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु में। इस प्रकार भारत असंख्य किस्मों की विविधतापूर्ण वनस्पतियों और अनुकूल मौसम के नियमित श्रृंखला वाला देश माना जाता है। यानी कि भारत को ये कहा जाता है कि यहाँ पर असंख्य किस्म, यानी कि बहुत सारी किस्म किस्म का मतलब होता है उसकी टाइप, प्रजाति प्रकार, प्रजाति तरीके से, है ना, कि चावल जो है, जैसे हम चावल का एग्जांपल लेते हैं तो कोई चावल मोटा होता है, कोई पतला हुआ, कोई लंबा हुआ, कोई टुकड़ा हुआ, कोई बासमती हुआ, कोई कंकड़ वाला हुआ, तो उसी प्रकार की उसकी किस्म होती है, यानी कि उसकी किस्म आप समझ गए। तो भारत के अंदर असंख्य कृषि की विविधतापूर्ण, यानी कि भारत के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उनकी किस्मों में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। अनुकूल मौसमों की नियमित श्रृंखला वाला देश भारत है। इसलिए इस भारत को अनुकूल मौसम की नियमित श्रृंखला वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास की भूगोल का प्रभाव, यानी कि जो भारत का इतिहास है वहाँ पर भूगोल का प्रभाव कैसे पड़ा। विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं मानव के क्रियाकलापों, उनकी प्रकृति, मानव समूह के साथ उनके संबंधों को प्रमाणित करते हैं। पहाड़ों, पर्वतों और नदियों के प्राकृतिक अवरोध से एक भौगोलिक स्वरूप प्रदान करता है। यानी कि भारत के अंदर जो व्यक्ति क्रियाकलाप करता है उससे प्रकृति और मानव समूह जो होता है उनके संबंधों का वर्णन हमें मिलता है। पहाड़, पर्वत और नदियां, इन सभी के प्राकृतिक अवरोध के कारण भारत के भौगोलिक इकाई का स्वरूप प्रदान होता है, जिससे हमें अपनेपन की अनुभूति होती है। परिवेश, वह अपने परिवेश के अनुसार अपनी आदतों, सोचने के तरीकों का विकास करते हैं। यानी कि मनुष्य जो है वो अपने परिवेश के अनुसार अपनी आदतें बनाता है। यानी कि अब जो हिमालय पे व्यक्ति रहते हैं, क्या वो लोग, उनको वहां का माहौल कैसा होता है, ठंडा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, गर्म चीजें खाते हैं ना। तो यानी कि व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहाँ की जमीन के अकॉर्डिंग वो अपनी आदतें और अपने सोचने के तरीकों का विकास करते हैं। इससे यहाँ के रहने वाले लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है। क्या एक जिस जगह पर लोग रहेंगे तो थोड़ा अगर आदतें और सोच मिलेगी तो क्या वो लोग के बीच में एकता बन जाती है ना। और वे जब वो लोग एक जगह पर रहते हैं तो वो उसको अपनी मातृभूमि मानने लग जाते हैं। भारत में हमेशा से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा मोटे तौर पर हमेशा एक जैसा रहा है। संस्कृत स्थानीय भाषाओं के साथ साथ सबसे सम्मानित भाषा भी रही है। यानी कि प्राचीन समय में भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी और यह सबसे सम्मानित भाषा भी दी जाती है। राज्य का प्रशासन शासन विधि पुस्तकों के आधार पर किया जाता है। यानी कि राज्य के प्रशासन और वहाँ की शासन विधि की जानकारी हमें कुछ पुस्तकों से मिलती है, जिनमें धर्म शास्त्र जो है वो महत्वपूर्ण है, जिससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। उपासना स्थल और तीर्थ स्थान समूचे देश में, यानी कि अगर हम उपासना स्थल और तीर्थ स्थान की बात करें तो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये सांस्कृतिक बंधन है, ये भारतीयों में एकता है, यानी कि भारत के लोगों की संस्कृति एक जैसी है, जिसके कारण उन लोगों के बीच में एकता और राष्ट्रीयता की भावना आती है। इसके साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रीय विविधताएं भी हमें देखने को मिलती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विशिष्ट क्षेत्रीय भावना, सांस्कृतिक विशेषता देखने को मिलती है। इनमें अलग अलग इकाइयों से विशाल राज्य और साम्राज्य का उदय है।
यानी कि अलग अलग जगह से वहाँ शायद राज्य साम्राज्य का उदय हुआ। समय के साथ साथ वे इतने कमजोर हो गए कि उनका स्थान अन्य इकाइयों ने ले लिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करने वाली केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की शक्ति, यानी कि कुछ इतिहासकार ने क्या कहा कि राज्य और साम्राज्य जो उदय हुआ और वो समय के साथ जो खत्म हो गए, उनकी जगह पर इकाइयां आ गई। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया करने वाली केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की शक्तियां हैं के रूप में उन्होंने उसको परिभाषित किया। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सिंधु और गंगा के मैदानों में खेती शुरू हुई थी और यहाँ पर बहुत अच्छी फसल उगने लगी थी, क्योंकि ये नदी के आसपास की जगह थी और नदी के आसपास की जगह पर जमीन उग जाओगे, जहाँ पर जमीन उगाओगे तो वहाँ पर फसल तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। यहाँ पर इसलिए इतनी बारिश की जरूरत भी नहीं होती थी। और फिर क्या हुआ इससे, और इसने एक के बाद एक कई संस्कृति का सम्मेलन हुआ। इससे काफी सारी संस्कृति जो थी उनका शुरुआत हुई। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। यानी कि सिंधु और गंगा में क्या होता था, गेहूं और जौ होता था, और मध्य और निचले गंगा में मैदानों में क्या होता था, चावल होता था। प्राचीन समय में सड़क बनाना बहुत कठिन था, इसलिए मानव द्वारा वस्तु का आवागमन नाव से होता था। मैंने आपको बताया कि उस समय में संसाधन भी नहीं थे कि लोग आ जा सके, तो क्या होता था वहां पर आने जाने के साधन बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए ज्यादातर जब व्यापार होता था या जो लोग आते जाते थे किसी अन्य देश में भी, तो वो लोग किसका उपयोग करते थे, समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे, उनमें नाव भी होता था। अतः नदी मार्ग और व्यापार वाणिज्य संचार में सहायक सिद्ध हुए। यानी कि नदी और मार्ग जो थे सैनिक और वाणिज्य संचार में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तंभ स्थापित हुए और नाव के द्वारा ही इन अशोक ने अपने बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे और नाव के द्वारा अशोक के स्तंभों को कई अन्य दूर दूर स्थानों पर पहुंचाया गया। संचार साधन के रूप में नदियों की भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। यानी कि नदियों से आने जाने का जो आवागमन का रास्ता था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक जारी रहा। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी। यानी क्या होता था, नदियों में जब बाढ़ आती थी उसका पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता। आज तो हम देख सकते हैं कि जगह जगह नालियां बन चुकी हैं। उस समय इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो क्या होता था जब बाढ़ आती थी या बहुत ज्यादा बारिश आती थी तो वो पानी होता था पूरे क्षेत्रों में भर जाता था और इनको इससे उपजाऊ भी बन जाते थे और इन्हीं नदियों से नहरें भी निकल जाती थी। किंतु नदियों को भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर, लेकिन क्या होता था इन बाढ़ से नुकसान भी अब भी नुकसान क्या होता था, जब अत्यधिक मात्रा में खेतों के अंदर पानी घुस जाएगा तो उससे क्या होगा, फसलें भी बर्बाद होगी और इस फसलों के साथ साथ उत्तरी मैदान के गांव और शहर, यानी कि गांव और शहर भी पूर्ण रूप से तबाह हो जाते। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई। बहुत सारी इमारतें जो थी वो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। हस्तिनापुर, प्रयागराज, वाराणसी, पाटलिपुत्र जैसे कई नगर और राजधानियां नदी पर बसी हुई थी। आजकल आजकल नए शहरों की जो स्थापना है वो रेल मार्गों और सड़कों के संगम पर की जाती है, औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतम नदी तटों पर स्थापित होते हैं। यानी कि आजकल जो है वो शहर क्या होते हैं, रेल मार्गों पर या सड़कों पर होते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में शहर स्थापित होते थे। औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर, यानी कि औद्योगिक जब आरंभ हुआ तो लोग जो थे सड़कों पर यानी कि शहरों में लोग आकर बसने लगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, औद्योगिक युग से पहले अधिकतर नगर जो थे वो नदी तट पर होते थे। औद्योगिक युग का मतलब होता है जब मशीनीकरण आया, 19वीं सदी में जब मशीनीकरण आया था, जब मिडिल क्लास की शुरुआत हुई थी, जब मशीनीकरण था भारत के अंदर आया था। नदी सबसे बढ़कर नदियों ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का भी काम किया, जो काम पर्वतों ने भी किया। यानी कि नदियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का भी काम किया है और यह काम पर्वतों के द्वारा भी किया जाता है। कलिंग देश जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा के समुद्र का तटवर्ती प्रदेश है। यानी कि कलिंग देश उस समय में कलिंग देश जो था ये आज के प्रायद्वीप के पूर्वी भाग उड़ीसा के समुद्र का तटवर्ती प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा महानदी पर लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा पर गोदावरी है। आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी है। इन दोनों नदियों के निर्माणों के मैदान में ईसवी सन के प्रारंभ में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुए। सातवाहन और उनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित किए गए थे। यानी कि सातवाहन और उनके उत्तराधिकारी शासनकाल थे, उनके उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि कोई वंश आया उसके बाद अन्य वंश आया फिर अन्य वंश आया तो उसका उत्तराधिकारी बन जाता। तो सातवाहन और उनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में बहुत सारे नगर और बहुत सारे बंदरगाह स्थापित हुए।
तमिलनाडु का अधिकतर भाग जो है वो 2 नदियों से घिरा है। कौन कौन सी? सबसे पहला है उत्तर में कृष्णा नदी, दूसरा है दक्षिण में कावेरी नदी। यानी कि तमिलनाडु के उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी है। कावेरी घाटी दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पेन्नानी नदी तक फैली हुई है। यानी कि जो कावेरी घाटी है ये दक्षिण में वैगई नदी तक और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। यह है एक स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र है। कावेरी घाटी की बात की गई कि एक स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र है और इस सन के आरंभ के थोड़ा यहाँ पर पहले यहाँ पर चोल शहर स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से यानी कि सबसे पहले यहाँ पर चोल शासन की स्थापना हुई थी और यह प्रदेश जो था उत्तरी तमिलनाडु से अलग बना था। तमिलनाडु का तो हिस्सा है लेकिन उत्तरी तमिलनाडु का हिस्सा नहीं है। उत्तरी तमिलनाडु में जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था पल्लव शासनकाल में एशिया की चौथी सदियों में इसमें प्रसिद्धि पाई थी। प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। पूर्वी की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसमें बहुत सारे रास्ते बना दिए। इसे प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई होती थी। यानी कि क्या होता था, पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो थी वो मैंने बताया कि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, तो ये पूर्व की ओर बहती थी, जिससे नदियां जो थी इन्होंने अपने बहुत सारे रास्ते बन चुके थे इनके, जिससे क्या होता था अब लोग समुद्र तट से प्राचीन समय समुद्र का व्यापार ज्यादा होता था, समुद्र मार्ग से आना जाना संभव था, इतने संसाधन नहीं थे, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो क्या होता था कि जब नदियां आ जाती थी तो नदियां लोगों के बीच में रास्ते में पड़ जाती थी, जिससे कि समुद्र से आने जाने का जो साधन था वो लोगों के लिए कठिन होता गया था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऐसी ही जगह थी जिनके बीच में काफी सारी नदियां आ गई थी, जिससे आवागमन में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी लोगों को। अब हम कुछ बंदरगाह की बात कर लेते हैं। ये बंदरगाह कुछ 3 बंदरगाहों के नाम दिए हैं जो कि कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। पहला अक्कीमेरी, दूसरा है महाबलीपुरम, तीसरा है कमोदीपट्टनम। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसे स्पष्ट प्रादेशिक इकाई नहीं है। अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो पश्चिमी भाग में हमें कोई भी ऐसी इकाई देखने को नहीं मिलती, परंतु उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा नदियों के बीच के प्रदेश को महाराष्ट्र कहा जाता है। यानी कि जो वर्तमान का महाराष्ट्र है वो कहाँ पर है? उत्तर में उसके महाराष्ट्र उत्तर में ताप्ती नदी और दक्षिण में भीमा नदी है और दोनों के बीच में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। उत्तर में भीमा, उत्तरी कृष्णा और दक्षिण में तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश। यानी कि प्रदेश की बात करें कि कौन कौन से प्रदेश की इस तरफ और उस तरफ कौन कौन सी नदियां आती है, तो महाराष्ट्र के उत्तर में तो ताप्ती आती है और दक्षिण में भीमा आती है। इसी प्रकार से कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में तो उत्तर में भीमा आती है और ऊपर की तरफ कृष्णा आती है और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी। इन सभी के बीच के जो प्रदेश है को कर्नाटक कहा जाता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदियों ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम, यानी कि तुंगभद्रा में उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक और बाद में से चालुक्य और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। यानी कि बादामी के लिए चालुक्य थे, इन्हीं को और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। रूसिया, पल्लव और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में अत्यधिक कठिनाई हुई थी। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य आता है। मालाबार तट प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग है। यानी कि जो मालाबार तट है ये प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती और पश्चिमी भाग है। इस पर काफी सारे बंदरगाह हैं, छोटे छोटे अजय भी संकेत हुए। फिर भी तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन के नीचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा कर चुके। यानी कि तटीय प्रदेश के समीप जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल थे, इन सभी प्रदेशों के बीच में आवागमन में कौन कौन कठिनाई पैदा करते थे? ऊंचे होते तो पश्चिमी घाट होते थे, ये आवागमन के रास्तों में कठिनाई पैदा करते, क्योंकि इनके दरों को पार करना आसान नहीं था। दरें हम पढ़ चुके हैं, दरें क्या होते थे, तो इनके जो दरें होते थे उनको पार करना आसान नहीं होता। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावती पर्वत श्रृंखला द्वारा, यानी कि सिंधु और गंगा नदी जो है और विंध्य पर्वत, इन सभी के बीच का जो प्रदेश है उसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और ये 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण पूर्वी प्राचीन काल से अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ रही है। यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ की जमीन जो है वो प्राचीन समय से बहुत ज्यादा उपजाऊ रही है। इसके अलावा खेती की तांबे की खान भी इसी क्षेत्र में होने से वहां ताम्र पाषाण युग से बस्तियां बनती आ रही है। यानी कि खेतड़ी में जो तांबे की खानें थी उसमें वहां पर ताम्र पाषाण युग से ही बस्तियां बनती रही हैं। अरावली पर्वत से पश्चिम का भूभाग भार मरुस्थल का हिस्सा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है।
अरावली पर्वत से पश्चिम का जो भूभाग का थार मरुस्थल है वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में फिर विस्तृत मरुभूमि के मरुभूमि में बसिया संभव नहीं। यानी कि जो मरुभूमियां थी इनमें बस्तियां तो संभव नहीं थी, लेकिन कुछ उर्वर मरुस्थल थे। जैसे कहा जो ये बताते हैं कि कहीं कहीं पर बस ऊँटों के सहारे मरुभूमि पाते हैं, कहीं कहीं पर बस्तियों के आरंभ काल से, यानी कि ऊँटों के सहारे से ये मरुभूमि जो थी इसको मरुभूमि को पार किया जाता है। राजस्थान की सीमा गुजरात के ऊंचाई मैदानों से मिलती है। यानी कि जो राजस्थान की सीमा है गुजरात से मिलती है और वहां के उपजाऊ मैदानों से दोनों सीमा आपस में मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इनके प्रदेश को पार करते हुए समुद्र में गिरती हैं। दक्कन के पठार के पश्चिमी उत्तर छोर पर से उत्तर गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इनके दक्कन के पठार की बात करें तो पश्चिम उत्तर छोर पर स्थित एक गुजरात प्रदेश है जहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र है और एक काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी यहाँ पर शामिल है। प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। यानी कि अगर हम गुजरात की बात करें तो इसमें प्राचीन समय से ही समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसका तटीय क्षेत्र काफी घनटूर होना और कई बंदरगाह, क्योंकि ये शुरुआत से ही जो है ये समुद्र के किनारे है गुजरात। तो इसके कारण ये तटीय प्रदेश है और यहाँ पर जब कोई समुद्र के किनारे होगा तो वहां पर बंदरगाह अच्छा होगा, वहां पर व्यापार भी अच्छा होगा, है ना। क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता है, बंदरगाह जो टूरिस्ट व्यापार होता है तो बंदरगाह से व्यापार करना क्यों आसान होता था, क्योंकि आवागमन का साधन क्या था, समुद्री रास्ते। इसलिए प्राचीन काल से ही गुजरात से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। इसी कारण गुजरात के लोगों ने अपने आप को उद्यमशील, अब गुजरात में काफी सारे व्यापारी रहते थे तो गुजरात से व्यापार भी होता था, तो इन्होंने क्या करा, गुजरात के लोगों ने अपने आप को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध कर दिया। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश राज्य निम्न नदियों और पर्वत से घिरा है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य जो वहां पर ये सारी नदियां और पर्वत है। कौन कौन सी है, पूर्व में सोन नदी है, पश्चिम में चंबल नदी है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है और नर्मदा नदी है। किसकी बात करें, गंगा यमुना दोआब। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बहुत सारे उपजाऊ मैदान है। इसे मोटे तौर पर इसलिए इन जगहों को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी भाग जो है इसका अधिकांश भाग विंध्य पर्वत से घिरा है और गुप्त वंश के समय में इस भाग को, यानी कि गुप्त वंश के समय में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को ऐतिहासिक महत्व मिला था। लेकिन पश्चिमी भाग जो है मध्य प्रदेश का, वह मालवा का भूभाग है जो छठी शताब्दी से ऐतिहासिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है। यानी कि छठी शताब्दी से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ऐतिहासिक क्रियाकलाप चलते हुए होते आ रहे हैं। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण प्रदेश था और इसलिए मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। यानी कि गुजरात का जो बंदरगाह थे इनके लिए मालवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश था, इसलिए मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए थे। मालवा और गुजरात पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में शकों और सातवाहनों ने लड़ाई लड़ी थी। यानी कि मालवा और गुजरात पर जब अधिकार जमाने के लिए दोनों शकों और सातवाहन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, ईसा की पहली और दूसरी सदी में। 18वीं सदी में मराठा और राजपूतों ने भी ऐसी ही लड़ाइयां लड़ी थी। नदियों द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार वाला प्रत्येक प्रदेश, यानी कि बहुत कई प्रदेश की बात की है कि कहीं कहीं पर नदियों से घिरे, कहीं पर्वतों से, कहीं कहीं पर डेल्टा या पठार से घिरे और प्रत्येक प्रदेश एक एक रणनीतिक और प्रशासनिक इकाई होता था। यहाँ पर विभिन्न राजवंशों के शासन उत्थान का पतन होता रहा है। यानी कि हर प्रदेश की बात करें कि हर प्रदेश ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग राजाओं का शासन कभी बढ़ता था, कभी घटता था, कभी नया आता था, किसी का पतन होता था। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक प्रदेशों का महत्व बता रहे हैं। इस विदारिश में यातायात की कठिनाइयों के लिए परामर्श देखने में इस विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए आसान नहीं था अन्य सारे प्रदेशों में अपना शासन स्थापित कर सके। यानी कि जब भी कोई शासक किसी भी प्रदेश में अपना शासन स्थापित करने के लिए आता था तो वह यह देखता था कि यहाँ पर यातायात की कठिनाइयां बहुत थी और यहाँ पर प्राकृतिक सीमाएं जो थी बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो शासक वर्ग के लिए उस ऐसी जगहों पर शासन करना स्थापित करना थोड़ा मुश्किल था अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। क्योंकि अगर देखो जहाँ पर यातायात के साधन ज्यादा होंगे तो वहां तो आसानी से शासन स्थापित किया जा सकता है ना, जहाँ पर प्राकृतिक सीमाएं भी नहीं होंगी, है ना।
तो वहां पर शासन नजर से आपत्ति सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज का भी ख्याल शासक को रखना पड़ता है। लेकिन उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषा एक ही मूल हिंदी आर्य भाषा से उठती है। यानी कि उत्तरी और पश्चिमी भारत की भाषाओं की बात करें तो यह एक ही मूल आर्य भाषा से विकसित हुई है। उत्तरी और पश्चिमी भारत की बहुत सारी भाषाएं जो है वो एक ही मूल हिंद आर्य यानी कि एक ही भाषा से बनी है, जिसको हिंद आर्य भाषा कहा जाता है। इसलिए इनमें बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलती है। जब कोई भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी तो उनके अंदर कुछ समानताएं भी होंगी ना, इसी प्रकार से हमें देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सारे देश में संस्कृति का विकास होने लगा था और वह समझी भी जाने लगी थी। यानी कि लगभग सारे देश में ही हमें संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। अलग अलग इकाइयों से विशाल राज्य साम्राज्य का उदय हुआ, कालक्रम से दुर्बल होते गए और उनका स्थान अन्य इकाई ने ले लिया। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग इकाइयों से, अलग अलग जगहों से, इकाई का मतलब होता है प्रदेश, तो छोटी छोटी जो जगहें होती हैं उनको इकाई बोला जाता है। तो अलग अलग इकाइयों से, छोटी छोटी जगहों से, यानी कि विशाल राज्य साम्राज्य, इन सभी का उदय हुआ। काल के मन में दुर्बल होते चले गए, यानी कि समय के साथ साथ क्या हुआ, वो कमजोर होते चले गए। हालांकि एक टाइम में इकाइयों से राज्य साम्राज्य के उदय हुआ, लेकिन समय के साथ साथ ये क्या होते चले गए, कमजोर होते चले गए और उनका स्थान पर कई इकाइयां आती चली। दूसरे शब्दों में एकीकरण और विघटन की शक्ति हमेशा सक्रिय नहीं है। अगर हम एकीकरण की बात करें और विघटन की शक्ति की बात करें तो ये हमें हमेशा से सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है मजबूत और एक्टिव। राज्य व्यवस्था की भारतीय पद्धति में विजय की चक्रवर्ती अवधारणा को स्वीकार किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को समूचे देश का शासन की एक आशा निश्चित थी। यानी कि राज्य व्यवस्था की भारतीय पद्धति की बात करें तो यहाँ पर विजय की एक चक्रवर्ती अवधारणा थी, जिसको स्वीकार किया गया था। और इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राज्य को समूचे देश में शासन थी। यानी कि राज्य व्यवस्था में एक पद्धति बनाई गई जिसमें विजय की चक्रवर्ती अवधारणा का वो लाया गया और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि प्रत्येक राजा पूरे समूचे देश में शासन करने की आकांक्षा होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक राजा जो है उसके अंदर ऐसी आकांक्षा होनी चाहिए कि वह पूरे समूचे देश में शासन करेगा। साम्राज्य का पतन होता रहा, इस प्रकार धीरे धीरे अलग अलग साम्राज्य का पतन होता रहा और नए साम्राज्य का उदय होता रहा। यह परंपरा जारी रही यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम के प्रारंभिक विजेता, जैसे कि अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर कुछ विजेता शासक भी थे, जैसे कि भारतीय, यूनानी, शक, पहल, कुषाण, इन सभी राज्यों ने भी अपने अपने साम्राज्यों की स्थापना की थी और समय के साथ धीरे धीरे इनका विघटन हो गया। लेकिन वे राजव्यवस्था के भारतीय आदर्श को अपनाने और अपने तीव्र अभिलाषा भारतीय समाज के मुख्य धारा में स्वयं को सम्मिलित करने की अपनी इच्छा को प्रकट करने में कभी नहीं चूके। लेकिन ये जो राज्य व्यवस्था थी यहाँ पे भारतीय आदर्श को अपनाने के लिए और अपनी तीव्र अभिलाषा और भारतीय समाज में खुद को सम्मिलित करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करने से ये लोग कभी भी नहीं चुके थे, जो कि शासन प्रशासन में ये लोग आए थे। शनि शनि प्रत्येक प्रदेश में ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का दूर होने के जिसकी अपनी अलग भाषा, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, हर प्रदेश था वो एक दूसरे अलग होता गया और अपनी सांस्कृतिक इकाई बनाता गया। सांस्कृतिक इकाई का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी संस्कृति एक जैसी होती है और इन लोगों की क्या थी, अलग अलग भाषा थी और इन्होंने अपनी अलग इकाई बनी, अलग अलग भाषा की जीवन पद्धति में अपनाया। नेक्स्ट टॉपिक कहता है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। ये देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है। यानी कि जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ये भारत देश को पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में विभक्त करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजन रेखा, इसको उत्तर भारत के दक्षिण भारत की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। यानी कि पूर्व और पश्चिम को तो ये विभक्त करती है, साथ ही है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की विभाजन रेखा भी कही जाती है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में रहते हैं। यानी कि द्रविड़ भाषा जो लोग बोलते थे ये लोग विंध्य के दक्षिण में और रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग उत्तर में रहते थे। द्रविड़ भाषा बोलने वाले कहाँ रहते थे, विंध्य के दक्षिण में, आर्य भाषा बोलने वाले उत्तर में रहते थे। दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, यानी कि ये लोग उत्तर और दक्षिण में रहते थे। इन लोगों के बीच में कौन रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, जहां पर वे आज भी रहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी और व्यापारी लोग आपसे, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर क्या हुआ, अप्रवासी लोग आकर बसने लगे। अप्रवासी का मतलब होता है कि जब जनसंख्या का बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बसने लग जाते हैं तो उनका अप्रवासी कहा जाता है। फिर चाहे वे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं है, स्वयं की मर्जी से, यानी कि शरणार्थी टाइप से। क्या होता है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा किसी देश में युद्ध हो गया तो लोग छोड़कर वहां से दूसरे देश में जाने लग जाते। कभी लोग व्यापारी
व्यापार के काम से भी आने लग जाते हैं। तो ये लोग जो थे व्यापारी के काम से आए थे और पश्चिमी और पूर्वी घाटों में आकर के बस गए थे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला था, यानी कि जो विदेशी व्यापार था ये सबसे ज्यादा कहाँ पर चला था? दक्षिण में। विद्या की सीमा को हम उल्लंघनीय नहीं कह सकते। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बाद उत्तर में लोग दक्षिण पहुंचते थे और दक्षिण के लोग उत्तर में। यानी कि प्राचीन काल में संचार की कठिनाइयां नहीं थी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उस समय में इतनी ज्यादा आवागमन आधुनिक साधन तो संचार व्यवस्था भी इतनी नहीं थी। यानी कि संचार व्यवस्था का मतलब जैसे आज फोन हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, इसलिए मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन करने का एक साधन नहीं था। इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो उत्तर के लोग दक्षिण तक पहुंचते थे और दक्षिण के लोग उत्तर में भी जाते थे। जैसे ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया, दक्षिण के शासकों ने भी बार बार उत्तर में प्रवेश किया है। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं विशेषतः ब्राह्मणों पर यह बात लागू थी। यानी कि धर्म प्रचारक सांस्कृतिक नेता और ब्राह्मण भी क्या करते थे? अपनी संस्कृति का आदान प्रदान ही तो करते थे। धर्म प्रचारक क्या करते थे? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। सांस्कृतिक नेता अपनी संस्कृति को फैलाते थे। ब्राह्मण लोग भी यही बात फैलाते थे कि हम वर्चस्व अपना ब्राह्मण शुद्ध क्षत्रिय वैश्य शुद्ध वाली परंपरा पढ़ी है ना आप लोगों ने। तो वही था कि ब्राह्मण लोग भी प्रचार करते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान हैं, अपने आपको वो बताते थे सब कुछ। इसी प्रकार से दोनों ओर का यह आवागमन निरंतर जारी रहता था। यानी कि दोनों ओर से संस्कृति का आदान प्रदान और जो आवागमन था ये जारी रहता था निरंतर। इससे सामसिक संस्कृति विकास, इससे क्या होता था? सामसिक संस्कृति विकास होती, इसके में योगदान मिलता। इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में रहने वाले प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने किया था। यानी कि पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में जो लोग रहते थे इन्होंने, और प्राक वैदिक और वैदिक इन सभी लोगों ने भी समसामयिक संस्कृति विकास यानी कि संस्कृति का आदान प्रदान, संचार के जो साधन थे इन सभी का किया था उपयोग। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों को अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, फिर भी देश के बहुत सारे ऐसे प्रदेश होते थे जहाँ पे की एक प्राकृतिक सीमा होती थी, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए समुचित संपदा नहीं होती। यानी कि सीमाएं तो होती थी, लेकिन क्या होता था उस समय में, हम प्राचीन समय की बात करें, क्या इतिहास पढ़े, उस समय में क्या होता था हर एक प्रदेश में जीवन यापन के लिए समुचित संपदा, संपदा का मतलब होता है संसाधन, यानी कि वहां पर संसाधन नहीं थे हर एक प्रदेश में जीवन यापन करने के लिए। इसलिए प्रागैतिहासिक काल से धातु और सामान्य जरूरत की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कि क्या होता था प्रागैतिहासिक काल से ही लोगों ने क्या करा था, धातु और जो सामान्य उनकी जरूरत थी उनकी पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछा दिया है। प्राकृतिक संबंध के उपयोग का देश के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है, विशिष्ट महत्व। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारतवर्ष जब तक की लोगों की बस्तियां जो थी बहुत बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी तक इसका बहुत विस्तार हो रहा था। भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, भारत के मैदानों में बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, जिससे यहाँ पर घने घने जंगल उत्पन्न हो चुके थे। इन जंगलों में शिकार के अलावा पशुओं को चारा, इन जंगलों से क्या होता था, केवल शिकार ही नहीं होता था, पशुओं को चारा, ईंधन और लकड़ी जैसी चीजें प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था, यानी कि अत्यधिक प्राचीन काल की बात करें तो उस समय में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। पाटलिपुत्र जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी, यानी कि पाटलिपुत्र देश की पहली प्रमुख राजधानी बनी थी, और ये निम्न बनाए जाने इसको राजधानी बनाए जाने के निम्न अवशेष मिले। कुछ आज का क्वेश्चन ये है, आप लोग को ये बताना है कि पाटलिपुत्र जो है राजधानी कब बनी थी और किसके समय में बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि यहाँ से हमें क्या क्या मिला, यहाँ से हमें लकड़ी के मकान और लक्कड़ कोट जैसी आदि चीजें मिली है। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर देश में उपलब्ध होते थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के बीच की नदी घाटियों में स्थापित हुई थी। ऐतिहासिक युग में पत्थर के मंदिरों, प्रस्तुत मूर्तियों के निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्षिण दक्षिण भारत में अधिक संख्या में मिला है। यानी कि पहाड़ और नदी घाटियां, पत्थर, मंदिर, प्रस्तुत मूर्तियां, इन सभी का हमें ज्यादातर अवशेष है वो हमें कहाँ से मिले, दक्षिण भारत में मिले हैं। दक्कन से हमें इसके अवशेष कम मिले। तांबा जो है वो देश में व्यापक रूप से बिखरा हुआ था। तांबे की समृद्ध खानें झारखंड के पठार विशेषकर सिंहभूमि जिले में पाई जाती है। तांबे की पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चला है कि प्राचीन काल में, यानी कि तांबे की जो पट्टी मिली है 130 किलोमीटर लंबी है, पता चला है कि प्राचीन काल से ही यहाँ से तांबे को निकाला जाता था। तांबे के औजारों को इस्तेमाल करने वाले झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूमि और हजारीबाग के तांबे की खानों का उपयोग किया था।
खेतड़ी के इलाकों में तांबे के बहुत से सेल्ट पाए गए हैं। खेतड़ी की बात करें तो यहाँ के इलाकों में तांबे के बहुत सारे सेल्ट मिले हैं। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। क्योंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू लोग इस धातु को पवित्र मानने लगे। ताम्र पत्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करने लगे। आज हमारे देश में टिन का उत्पादन नहीं होती। प्राचीन समय में क्या होता था, कांसा और तांबा को मिलाकर एक धातु बनाई जिससे टिन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में यह टिन कहीं पर भी नहीं उपलब्ध होती है। यानी कि प्राचीन काल में यह धातु बहुत कम उपलब्ध होती थी। क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत कम उपलब्ध होती, तो वर्तमान में तो इसका उपलब्ध होने का मतलब ही नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो टिन की वो धातु राजस्थान और बिहार से मिली है, परंतु लेकिन अब इसके भंडार बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा बनता था। इसलिए हम प्रागैतिहासिक काल के लोग तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाते थे, और हमें प्रागैतिहासिक काल से कांसे की वृत्ति बहुत अधिक मिली है। ईस्वी सन के आरंभिक शतकों में भारत का गहरा संपर्क बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कम हुआ, जाति इनके बिल्कुल भंडार नहीं। यानी कि आरंभिक शतकों से क्या होता है कि भारत का जो घना संपर्क था बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ, यहाँ से हमें टिन के बिल्कुल भंडार देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करें, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि इन देशों में स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा था। इन सभी देशों ने अपनी संस्कृति का स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ा था। ऐसा किसी राज्य के प्रयास से नहीं हुआ था, यहाँ के व्यापारी और राजकुमारों ने के प्रयास से ही हुआ था। भारत जो शुरू से लौह अयस्क में समृद्ध रहा है। यह लोह जो था वो निम्न प्रदेशों में पाया जाता था। लौह अयस्क का मतलब तो लोहे की खदानें, कारखाने, एक तरीके से फैक्ट्री बोल सकते हैं। दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन सभी में लोह भारी मात्रा में पाया जाता था। एक बार अयस्क गलाने की विधि धोखने का इस्तेमाल सीख लेने पर युद्ध के काम में, यानी कि एक बार लोहे का जो था अयस्क गलाने की विधि धोखने का इस्तेमाल करने में अगर कोई व्यक्ति सीख जाता था, तो वह उसके लिए लोहे का प्रयोग युद्ध में करना भी आसान हो जाता था। परंतु लोहा कहीं अधिक उपयोगी भी इससे होता था। जंगल को साफ करने के लिए और गहरी नियमित खेती करने के लिए भी लोग लोहे का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर कोई जमीन बहुत जंगली होती थी, उसको खेती लायक बनाने के लिए लोग लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। मगध में ईसा पूर्व 6ठी-4थी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि इस प्रदेश में इसके ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध है। यानी कि उस समय में लोहे की बहुत ज्यादा काम होता था। जहाँ पर अत्यधिक लोहा होता था, वहीं पर लोग अपने बस्ती स्थापित करते थे। इसी प्रकार से मगध में ईसा पूर्व में 6ठी और 4थी सदियों में पहला साम्राज्य स्थापित हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या बताया जाता है कि यहाँ पर लोहे की उपलब्धता ज्यादा थी। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करते ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दियों में 5वीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य बन गई थी। सातवाहनों और विंध्य के दक्षिण में हुई राज्य सत्ताओं ने भी आंध्र और कर्नाटक में लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया गया था। आंध्र प्रदेश से हमें सीसा भी मिलता है, और यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशा राजस्थान के जेवर से भी प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।